नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी जोन पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास है NCERT सार संग्रह से ली हुई है, जिसमें स्थल मंडल ये 5वीं क्लास है। आज 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये स्थल मंडल है जिसमें चट्टान, मृदा और ज्वालामुखी भूकंप के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो इसे इन टॉपिक से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट है केवल वही अध्ययन करेंगे और फालतू की कोई भी चीज़ नहीं अध्ययन करेंगे। ये क्लास सुपरफास्ट रहने वाली है। हर प्रत्येक सेकंड आप क्लास को स्किप मत करना, प्रत्येक सेकंड आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा इस क्लास से। तो क्लास से के शुरू से अंत तक बने रहेंगे और क्लास की जो क्वालिटी है वो आप चेंज भी कर सकते हो। 240 है, 360 है, 720 है, इस प्रकार जो आपके इच्छा उसके अनुसार आप इसकी क्वालिटी कम बढ़ती कर सकते हो। अगर क्लास आपको स्पीड लगे तो क्लास को धीरे भी कर सकते हो और क्लास को अगर धीमी लगे तो आप स्पीड भी कर सकते हो, जिससे आपका टाइम की बचत होगी। तो विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करती है। आज ये 5वीं कक्षा है। NCERT सार संग्रह से जो कक्षा 6 से 12वीं तक NCERT सार संग्रह चलती है उससे संबंधित ये 5वीं कक्षा है आज हमारी। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी का पटल है और भूपृष्ठ से संबंधित है। ये पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं: भूपरपट्टी, क्रस्टल, मेंटल और क्रोड। यानी पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं: भूपरपट्टी जिसे क्रस्टल कहते हैं, मेंटल और क्रोड पाया जाता है। भूपरपट्टी की मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है, जिसका ऊपरी भाग किस मंडल का प्रतिनिधित्व करता है? तो स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीप में अधिक होती है। क्या महासागरों में क्रस्ट होता है? यह तो होता ही नहीं है। यदि होता ही है तो बहुत पतली होती है। यानी क्या होता है, क्रस्टलों की मोटाई महाद्वीपों में अधिक होती है और महासागरों में नहीं होती है, यानी ना के बराबर है, और कहीं पर भी होती है तो एकदम पतली होती है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 5016 लाख वर्ग किमी है। इसके कितने क्षेत्र पर महाद्वीपीय स्थलखंडों का विस्तार है? तो 29% पर है, जो 1490 लाख वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। 76% यानी 3610 लाख वर्ग किमी में क्या है? इस क्षेत्र पर जलीय भाग अर्थात महासागर एवं सागर का विस्तार या सागर अवस्थित है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो ये चैलेंजर ग्रत या मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो 81% पर क्या है? जल है। चट्टान। अब चट्टान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात क्रस्ट का निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो चट्टान या सेलें कहलाते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु इसके लगभग 98% भाग की संरचना में 8 तत्वों का ही प्रमुख योगदान रहता है। शेष 92 तत्वों का हिस्सा मात्र 2% होता है। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। यानी 92% भाग पर ये क्या है? 8 तत्व विद्यमान है। चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण होती है। यानी चट्टानें है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण होती है, मिली हुई होती है। पृथ्वी की क्रस्ट में 2000 खनिज पाए जाते हैं, किंतु इससे भी मात्र 6 प्रधान खनिज कौन कौन से है? यानी पृथ्वी पर 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, मगर इनमें से 6 जो प्रधान खनिज है वो कौन से है? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिस, एम्फीबोल्स, अब्रक और ओल्विन। उपयुक्त 6 खनिजों के साथ ही कुल 24 खनिजें ऐसी है जिनमें क्रस्ट की अधिकांश चट्टाने का निर्माण हुआ है। इन खनिजों को क्या कहते हैं? तो इन खनिजों को चट्टान निर्माता या खनिज कहते हैं। चट्टान निर्माता खनिज कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को किन 3 भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में विभाजित किया जाता है। किस चट्टान की उत्पत्ति अग्नि से हुई है? अर्थात अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं कि ठंडे होकर जमने से हुई है। अग्नि चट्टान यानी मैग्मा के जो ठंडे होने से किसका निर्माण हुआ है? तो अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ है। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भ में या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तो इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। जो आग्नेय चट्टान है इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और जब मेघमत धरातल पर निकला तो उसे लावा कहते हैं। पिघला मेघमत भूगर्भ में या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये था आग्नेय चट्टान के बारे में। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। इस स्थलमंडल के निर्माण के तत्व है, यानी स्थलमंडल के निर्माण के तत्व कौन कौन से है। स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं। इनका निर्माण तत्वों, चट्टानों, खनिजों, चट्टानों, सेलों तथा मिट्टी से हुआ है। तत्व के अंतर्गत लोहा, तांबा, निकल, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आते हैं, जबकि खनिजों में बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट, फ्लेशपार आदि शामिल किए जाते हैं। सेलों के रूप में आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरी सेल तथा मिट्टी के रूप में जलोढ़, दोमट, लहराइट मिट्टी आदि शामिल है। यानी स्थलमंडल का निर्माण किससे हुआ है, तो मिट्टियों का पूछा तो जलोढ़, दोमट और लहराइट मिट्टी से मिलकर हुआ है। अगर सेलों से पूछे तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरी सेलों से मिलकर हुआ है स्थलमंडल का निर्माण। अब आता है क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख 8 तत्व और उनकी प्रतिशत मात्रा, यानी जो क्रस्ट में पाए जाते 8 तत्व हैं उनकी किस किस प्रकार की मात्रा है। ऑक्सीजन की 46.80%, सिलिकॉन की 27.72%, एल्यूमिनियम की 8.13%, लोहे की 5%, कैल्शियम की 3.63%, सोडियम की 2.83%, पोटेशियम की 2.53% और मैग्नीशियम की 2.0%, यानी कुल 98.7% है। अब आता है फेल्ड्स्पर। फेल्ड्स्पर क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्ड्स्पर में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम उक्त तत्व भिन्न भिन्न फेल्ड्स्पर में शामिल होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के तथा कांच के बनाने में इसका उपयोग कहा जाता है। यानी जो फेल्ड्स्पर होता है इसको कांच के बनाने में, कोई कांच के पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आग्नेय चट्टानों में परतों को पूर्णतः अभाव पाया जाता है। यानी जो आग्नेय चट्टान होता है उसमें परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, किंतु ये रवेदार होती है। सबसे ज्यादा करीब 95% चट्टानें कौन सी होती है, तो 95% चट्टानें वो आग्नेय चट्टानें होती है। पृथ्वी की प्रारंभिक भूप्रपट्टी आग्नेय चट्टानों से बनी है, अतः अन्य सभी चट्टानों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही हुआ है। इस कारण आग्नेय शैलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आग्नेय शैलों को, आग्नेय जो शैलें होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जनक या मौलिक शैलें भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों में अप्रवेश्यता अधिक होने के कारण इन पर रासायनिक अपक्षय का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है, तो यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण। आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, लोहा, क्रोमियम, निकिल, प्लेटिनियम, मैग्नीज आदि अनेक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। यानी जो आग्नेय चट्टानें होती है उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, सोना, चांदी, लोहा, क्रोमियम, निकल, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम आदि अनेक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिनका अधिक विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इनमें किसका एकदम अभाव पाया जाता है, तो जीवाश्मों का आग्नेय चट्टानों में एकदम क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बाह्य या बहिर्भेदी और आंतरिक या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टान धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है। जो बाह्य जो चट्टान आग्नेय चट्टान है वो लावा के ठंडा होने से बनी है, इसलिए इन्हें किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसे दूसरे नाम कौन सा है, ज्वालामुखी शैल के नाम से जाना जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टानों के रोवे बहुत छोटे होते हैं। इन चट्टानों के सामान्य उदाहरण कौन से है, तो गेब्रो और बेसाल्ट है वो इन चट्टानों के सामान्य उदाहरण है। बाह्य आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण भारत के दक्कन पठार की कौन सी मिट्टी है, तो रेंगूर मिट्टी है इसका अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण में काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो आग्नेय चट्टानें है उसका ये उदाहरण है रेंगूर। स्थिति एवं संरचना के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान।
पाताली आग्नेय चट्टान का निर्माण भूगर्भ में अत्यधिक गहराई में होता है, जहाँ का तापमान अधिक होने से धीरे धीरे मैग्मा के ठंडा होने के कारण इनमें क्रिस्टल या रवे अधिक पाए जाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो ग्रेनाइट और डोलाराइट इसके क्या है उदाहरण है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के साथ लावा के मार्ग में पड़ने वाले दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस हो जाने से होता है। जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें दरारें हो जाती है, छिद्रें होती है, नली होती है, उसमें जो लावा निकलता है वो जम जाता है, तो उससे ही मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का होता है। तो इसके प्रमुख उदाहरण कौन से है? तो वेइथोलिथ, लिकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और डाइक, ये सब किसके उदाहरण है? ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अम्लीय और क्षारीय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्षारीय आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम होती है या अधिक। तो इसमें क्या होती है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा है वो अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अम्लीय चट्टानों में 65% और क्षारीय चट्टानों में 55% से कम होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टानें कठोर और मजबूत होती है। इस प्रकार की चट्टानों का सर्व प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जो अम्लीय आग्नेय चट्टान कठोर और मजबूत होती है इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट का हम इस्तेमाल करते हैं भाई, घरों में देखा होगा कि ये ग्रेनाइट पट्टी है, जो टाइलें आती है वो ग्रेनाइट होती है, टाइलें भी कह सकते हैं मुझे। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में कितने तत्वों की अधिकता पाई जाती है? क्षारीय आग्नेय चट्टानों में कितने तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। गेब्रो, बेसाल्ट तथा डोलेराइट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है? तो क्षारीय चट्टानों के उदाहरण है। जल, वायु, हिम आदि द्वारा लाए गए कणों का अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? जिनमें रवे नहीं पाए जाते हैं बल्कि अवसादों की परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अवसादी या परतदार चट्टान कहा जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वार्टर्ज, ये क्वार्टर्ज क्या होता है? ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इनमें सिलिका होती है, यह एक कठोर खनिज है। यानी क्वार्टर्ज ये क्या है? कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह सफेद एवं रंगीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। तो क्वार्टर्ज का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो एवं रडार में होता है। पाइरोक्सिन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी की भूपृष्ठ पर 10% हिस्सा पाइरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। जो ये पाइरोक्सिन है ये भूपृष्ठ पर 10% हिस्सा है इसका, और ये उल्कापिंड में पाया जाता है और इसका रंग है वो हरा अथवा काला होता है। एम्फीबोल प्रमुख तत्व है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निरूपित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेंड भी एम्फीबोल का एक प्रकार है। जो एम्फीबोल है इसका पृथ्वी की भूपृष्ठ पर 7% योगदान है या 7% निर्माण करता है। ये हरे एवं काले रंग का होता है। माइका, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी में इसका 4% अंश होता है और ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। तो विद्युत माइका का उपयोग किसमें होता है? विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। ओलिविन, मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्राय बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। तो ये ओलिविन है, ये किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं? ये बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं और इनका रंग है वो हरे के क्रिस्टल के प्रकार का होता है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण, जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होते हैं उसके प्रमुख उदाहरण है वह बेइथोलिथ, यानी विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं। धरातल के नीचे काफी खड़े ढालनुमा गुंबदकार रूप में लावा का जमाव होता है। बेंथोलिथ
आंतरिक आग्नेय चट्टाने पिंड है। यह विश्व के बड़े पर्वत समूहों के स्थूल करोड़ है। लाखों वर्षों के अपरदन के कारण कभी कभी उनकी असमान गुंबदनुमा छत धरातल पर दिखाई देने लगती है। उसके बाद है लिकोलिथ। विशेष रूप से परतदार चट्टानों के बीच में गुंबदकार रूप में उत्तल ढालों के बीच लावा का जमाव हो जाने से लिकोलिथ का निर्माण होता है। जो उत्तल प्रकार की ढालें होती है उनके बीच जो लावा का जमाव होता है तो उसे लिकोलिथ का निर्माण होता है। फेकोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय वल्लित पर्वतों की अपनीति तथा अभिनति के सहारे होने वाले लावा के जमाव को फेकोलिथ बन जाता है। लेपोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल ढाल वाली छिछली बेसिन में होता है तब उसके आकार को लेपोलिथ कहा जाता है। यानी जो लावा है वो छिछली बेसिन में होता है तो उसे लेपोलिथ कहा जाता है। उसके बाद शील। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा कायांतरी तथा अवसादी चट्टानों की परतों के क्षैतिज रूप से बीच प्रवेश करते हैं शीतल हो जाता है तब उस आकृति को शील कहती है। इसके विपरीत पतली शील को शीट कहा जाता है। जो पतली शील होती है उसे शीट कहा जाता है। डाइक। डाइक शील तथा शीट के विपरीत लंबवत रूप से मिलने वाले लावा का जमाव है। यह कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक मोटा हो सकता है। अपने समीपवर्ती शैलों की अपेक्षा इस पर अपरदन का प्रभाव कम पड़ता है। यानी जो डाइक होता है इस पर अपरदन का प्रभाव है वो कम पड़ता है। इसी कारण कभी कभी यह धरातल के ऊपर भी प्रकट हो जाता है। ये डाइक है, ये कभी कभी क्या होता है धरातल पर भी प्रकट हो जाता है। ये तो सभी थे क्या थे जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों थे उसके प्रमुख उदाहरण थे। परतदार चट्टानें झीलें, सागरों या नदियों में अवसादों के जमा होने से बनता है फलता है। इनका निर्माण जल एवं स्थल दोनों में होता है। इनके निर्माण के कणों और अवसादों के साथ साथ किनका भी योगदान है तो जीवाश्म एवं वनस्पतियों का योगदान है। जो परतदार झील और चट्टानें होती है तो उसके निर्माण में किसका योगदान है तो जीवाश्म एवं वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसका योगदान कितना है तो मात्र 5% योगदान है। अवसादी चट्टानों में परतें, संधियां तथा जोड़ मिलते हैं। किस कारण इन पर अपरदन की क्रियाओं का शीघ्र प्रभाव पड़ता है तो इन चट्टानों की प्रकृति कोमल होती है। जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों का अवशेष कहा जाता है। यानी जीवाश्म को क्या कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों का अवशेष कहा जाता है जो अवसादी चट्टानों की परतों में दबकर भार पड़ने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। पेड़ पौधों अथवा जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थों के एकीकरण से बनी अवसादी चट्टानों जैविक मूल की चट्टानें होती है। जैविक मूल की अवसादी चट्टानों के प्रमुख उत्पाद कौन से है तो ये कोयला और चूना पत्थर है। ये अवसादी चट्टानों के प्रमुख उत्पाद है। सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा आदि अवसादी चट्टानें है। तो सेंधा नमक किस प्रकार की चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है। जिप्सम और सोरा ये भी अवसादी चट्टान है। हिमालय और एंडीज जैसे विश्व के विशालकाय वल्लित पर्वतों की रचना किन चट्टानों से हुई है तो किन चट्टानों से हुई है? अवसादी चट्टानों से हुई है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। किन नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है तो दामोदर, महानदी एवं गोदावरी में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर का बना है? बलुआ पत्थर नामक का बना है जो अवसादी चट्टान का है। चट्टानों की कठोरता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? मोहर स्केल से किया जाता है। जब मैग्मा गुंबद या लेंस के आकार में जमता है तो उसे लेकोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा जमकर तस्तनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहा जाता है। गुंबद या लेंस नुमा जब मैग्मा जमता है तो उसे लेकोलिथ कहा जाता है और तस्तनुमा आकार लेता है तो उसे लेपोलिथ कहा जाता है। लेपोलिथ प्रकार की चट्टानें किस महाद्वीप में मिलती है तो दक्षिण अमेरिका में मिलती है। आधार पर किसके जमने से जो चट्टानें बनती है उसे बेथोलिथ यथा अमेरिका का
इदाहो बेथोलित और पश्चिमी कनाडा के कोस्ट रेंज बेथोलित कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मैग्मा को। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो फेकोलित प्रकार का। यानी जब मैग्मा लहरदार जमता है तो फेकोलित, और तस्तरी नुमा जमता है तो लेपोलित, और गुम्बद या लेस नुमा जमता है तो लेकोलित। ये ध्यान रखना, एक कन्फ्यूज वाले शब्द है सभी। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहा जाता है? तो सेट कहा जाता है। झारखंड के कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक पेगमाटाइड नामक चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड के ही सिंहभूमि जिले में किस आंतरिक आग्नेय चट्टानों की प्रचुरता है? तो डाइक प्रकार की आंतरिक आग्नेय चट्टानों की प्रचुरता है यानी अधिकता है। अवसादी या आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तन या रूपांतरित हो जाने से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो रूपांतरी या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के अतिरिक्त कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अति रूपांतरण प्रक्रिया कहा जाता है। भूपरपट्टी में मौजूद अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय चट्टानों के खनिजों में जब रवों का पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे किस प्रकार का रूपांतरण कहते हैं? तो उसे तापीय रूपांतरण अथवा सहस्पर्शी कहा जाता है। संगमरमर मार्बल किसका कायांत्रिक रूप है? चूना पत्थर का। यानी जो संगमरमर है या मार्बल है, ये किसका कायांत्रिक रूप है? तो ये चूने पत्थर का है। बेसाल्टिक लावा कहाँ पाया जाता है? तो बेसाल्टिक लावा वो दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण: बड़े कण वाली चट्टान, मध्य कण वाली चट्टान, छोटे या महीन कण वाली चट्टान, और पेगमेटिटिक या बहुत बड़े कणों वाली चट्टान, फेनोरिटिक या बड़े कणों वाली चट्टान, एफेनिटिक या सूक्ष्म कणों वाली चट्टान, ग्लासी या बिना कणों वाली चट्टान, पारफाइरिटिक या मिश्रित कणों वाली चट्टान। ये क्या थी? ये कणों के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उसके प्रकार है। जब द्रवित मैग्मा अथवा लावा चट्टाने के संपर्क में आता है, जब ये द्रवित मैग्मा है और लावा चट्टानों के संपर्क में आता है तो चट्टाने के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है। इन चट्टाने जो कुछ चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है तथा भारी दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तन होता है। दबाव के कारण हुए परिवर्तन को किस प्रकार रूपांतरित कहा जाता है? तो उसे गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहा जाता है। यानी चट्टानों में मैग्मा एवं लावा के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहा जाता है। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल, कवच या अस्थिकाल से बनती है? तो ये चूना प्रस्तर लाइमस्टोन है, ये प्राणियों के खोल एवं कवच से बनती है। अब आता है मृदा। चट्टानों के अपक्षय, विघटन या वियोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ढील को असंगठित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उसे मृदा या सोइल कहा जाता है। नोट: मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण में ढके रहती है तथा जल और वायु की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलकर पौधे का जीवन प्रदान करती है। मृदा है वो क्या करती है? वायु एवं उपयुक्त जल एवं वायु के साथ मिलकर पौधों का जीवन प्रदान करती है। मृदा के सर्वोपरि भाग को वास्तविक मृदा, टॉप सॉइल अथवा आधार चट्टान के विघटित एवं वियोजित ऊपरी भाग को निचली मृदा या सब सॉइल कहा जाता है। इनमें से किस मृदा में सभी प्रकार के पौधे उगते हैं या पनपते हैं? तो वास्तविक मृदा होती है, इसमें सभी प्रकार के क्या पौधे उगते या पनपते हैं। मृदा एक प्राकृतिक त्रिआयामी पिंड है जिसके गुणधर्म तीनों दिशाओं, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई में परिवर्तनीय है। मृदा के इस त्रिआयामी रूप को क्या कहते हैं? तो मृदा के इस त्रिआयामी रूप को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा पृष्ठ अथवा जुताई परत मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी परत है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म होता है। इस जीवाश्म के कारण मृदा रंग कैसा होता है? तो इसके कारण मृदा का रंग है वो काला होता है। इसीलिए काली मिट्टी को जीवाश्म मिट्टी भी कहा जाता है। मृदा की गहराई अत्यधिक ढलान वाली पहाड़ी पर कुछ सेंटीमीटर होती है। यानी मृदा की जो गहराई है अत्यधिक ढलान वाले पहाड़ियों पर कुछ सेंटीमीटर होती है। किस प्रकार के निक्षेपों पर मृदा सर्वाधिक मोटी अथवा कई मीटर गहरी हो सकती है? तो ये जलोढ़ निक्षेप पे है में मृदा का है वो कई मीटर तक या गहरी होती है, क्योंकि वहाँ पर नदियों के द्वारा लाई जाती है मिट्टियाँ, तो ला कर जमाव करके वही
कई मीटर तक इकट्ठा हो जाती है, फिर मोटी परत हो जाती है। मृदा के 4 अवयव होते हैं। इन मृदा के 4 अवयव कौन से? खनिज पदार्थ, जीवाश्म, जल तथा वायु है। किस मृदा में खनिज पदार्थ का अंश सबसे अधिक लगभग 95 से 88% पाया जाता है? तो ये शुष्क पृष्ठ मृदा होती है, उसमें क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ का अंश है वो सर्वाधिक पाया जाता है। मृदा के आयतन का 50% हिस्सा पृष्ठ मृदा का होता है, जिसमें खनिज पदार्थों और जीवाश्म होते हैं। शेष ठोस कणों के बीच रंध्राकाश 50% आयतन होता है, जिसमें कौन से 2 अवयव होते हैं जिनका अनुपात परस्पर घटता बढ़ता रहता है? तो जल और वायु है, इसके कारण है वो क्या है? 2 अवयव है जिसमें परस्पर अनुपात है वो घटता बढ़ता रहता है। जब वर्षा होती है तो मृदा के रिक्त स्थान जल भर जाता है तथा वायु का अंश कम हो जाता है। यानी जब वर्षा होती है तो क्या होता है कि मृदा के रिक्त स्थानों में जल भर जाता है और वायु का अंश है वो कम हो जाता है, और मृदा से जल के अंतःस्रवण तथा वाष्पीकरण द्वारा हर्ष होने से वायु का अंश बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि वो उस जल को वायु सोखा देती है और अपना अंश है वो ग्रहण कर लेती है। मृदा के संकटों में सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा है? तो सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा है? खनिज पदार्थ का है, जिसको 38 से 47.12% है। मृदा वायु का संगठन वायुमंडलीय वायु से भिन्न होता है। इसमें मृदा के ऊपरी विद्यमान वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन कम या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें क्या बताया कि मृदा का वायुमंडलीय संगठन में वायु से भिन्न होता है, जिसमें मृदा के ऊपरी विद्यमान वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन कम या कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ऑक्सीजन कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। पॉलीथीन की परत बिछाकर भूमि के तापमान में वृद्धि करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो मृदा सूर्यकरण कहा जाता है। मृदा सूर्यकरण तकनीक मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने के लिए कारगर साबित होती है। यह तकनीक किसके नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो यह खरपतवार के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 19वीं शताब्दी के अंत में किस देश के वैज्ञानिकों ने मृदा संक्रमण नियंत्रण के लिए मृदा सूर्यकरण तकनीक का विकास किया था? तो इजराइल ने इसका विकास किया था। किसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण तथा मृदा का विस्तृत अध्ययन किया जाता है? तो ये मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेंडोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण, यानी अवसादी चट्टानों का यहाँ पर कुछ वर्गीकरण दिया हुआ है। निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार है यांत्रिकी क्रियाओं से निर्मित, जैसे बलुआ पत्थर, जल में निर्मित बलुआ पत्थर, गोलासम, चिकनी मिट्टी, कल्ले, सेल एवं लोयास। जैविक तत्वों के से निर्मित, जैसे चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, कोयले और पीट। रासायनिक तत्वों से निर्मित, जैसे खड़िया मिट्टी, चौक, सेल खड़ी जिसे जिप्सम कहते हैं, नमक की चट्टान जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार है जलज चट्टान, जैसे सागर में निर्मित तलछट चट्टान, झील में निर्मित चट्टान और नदी में निर्मित चट्टान। ये सब अवसादी चट्टानों के प्रकार है। और वायु द्वारा निर्मित चट्टान कौन सी होती? हिमानी द्वारा निर्मित चट्टान। अब आता है रचना के अनुसार, रचना सामग्री के अनुसार, तो चट्टान चूर्ण से निर्मित, रासायनिक पदार्थ से निर्मित और कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टान। यह सभी क्या थे? अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण था, अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चट्टानें और उनका रूपांतरित रूप कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान है, उसका रूपांतरित रूप है जो ग्रेनाइट है, वो इस रूपांतरित रूप कौन सा है? निस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट, गेब्रो का सेम्प्रेटाइन, बेसाल्ट का सिस्ट, परतदार चट्टान का रूपांतरित रूप, बलुआ पत्थर का क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर का संगमरमर, सेल का सेल्ट, कोयले का ग्रेफाइट और हीरा, चाक का डोलोमाइट या संगमरमर। रूपांतरित चट्टान है, पुनरूपांतरित रूप है, स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट, गेब्रो का सर्पेटाइन और कग्लोमेरेट का क्वार्टरजाइट। इन्हीं इस प्रकार क्या है चट्टानें और रूपांतरित होती रहती है। एक बार रूपांतरित होने के बाद दोबारा और रूपांतरित हो जाती है। मृदा को पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास कहा जाता है। यानी मृदा को क्या कहा जाता है? एक पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक आवास कहा जाता है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा का अगर गुणों का अध्ययन करती है उसको क्या कहा जाता है? उसे
एडफोलॉजी कहा जाता है। मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टियों के तहत पूर्णतया विकसित एवं प्रौढ़ मिट्टियां आती है और इनमें मृदा परिच्छेदिका के प्राय सभी संस्तरों का विकास हुआ रहता है। इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किन दिशाओं में होता है? तो सुप्रभावित दिशाओं में इनका निर्माण होता है। टुड्रा, मरुस्थलीय, चेस्टनट, चर्जोनम, पेरियर, पौंडजोल तथा लेराइट मिट्टियां किस प्रकार की मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण है? तो ये मंडलीय एवं प्रादेशिक मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण है। किस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर निचले भागों में जल भराव रहता है तथा जल के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है? तो वहां पर अंतःमंडलीय या अंतर प्रादेशिक मिट्टियों का निर्माण होता है। किस श्रेणी की मिट्टियों में मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है और मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में भिन्नता के बजाय लगभग समानता पाई जाती है? तो ये किस प्रकार की श्रेणियों होती है? तो ये अमंडलीय और अप्रादेशिक मिट्टियां होती है। अमंडलीय अप्रादेशिक मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो ये लिथोसोल, जलोढ़ तथा रेतीली मिट्टियां किसके उदाहरण है? ये अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण है। किस प्रकार की मिट्टियां की सतह शुष्क और उसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है? तो ये मरुस्थल प्रकार की मिट्टियां शुष्क और जीवाश्म की जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। भारत में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग मरुस्थल की श्रेणी में आता है? तो 25 सेंटीमीटर का भाग है ये मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग किस में आता है? तो ये मरुस्थल में आता है। भू संचलन, अर्थ मूवमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, भू प्रपटी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। इस दृष्टि से क्या भू प्रपटी गत्यात्मक है? यहाँ भू प्रपटी क्या एक गत्यात्मक है। भू प्रपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। यानी भू प्रपटी के निर्माण में करने वाले जो पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही क्या है? पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। साथ ही धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। बाह्य बलों के बहिर्जनक बल कहा जाता है। जो बाह्य बल होते हैं उसे बहिर्जनक बल कहते हैं और आंतरिक बलों को क्या कहा जाता है? तो अंतर्जलिक बल कहा जाता है। अंतर्जनिक बलों की उत्पत्ति भूगर्भ में पर्याप्त गहराई पर आंतरिक ताप, चट्टानों के फैलाव तथा सिकुड़न, विभिन्न रासायनिक तत्वों के योग आदि अनेक कारणों से होता है। इन भूगर्भीय बलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे विवर्तनिक बल के नाम से भी जाना जाता है। जो भूगर्भीय बल होते हैं उसे अंतर्जनिक बल निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाते रहते हैं या उनका निर्माण करते हैं। इनसे कहीं भूपटल ऊंचा उठ जाता है तो कहीं नीचे दस जाता है। इस अंतर्जनित विवर्तनिक हलचल धरातल पर किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये पटल विरूपण और ज्वालामुखी क्रिया के रूप में इसका निर्माण होता है। पृथ्वी के धरातल पर काट छांट करने वाली बहिर्जनिक शक्तियां सूर्य की सहायता से धरातल पर कार्य करती है। इन क्रियाओं का परिणाम क्या होता है? तो इनमें उभरी हुई भू आकृतियों का विकर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव या अधिवर्ती और तलोचन होता है। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने का क्या कहते हैं? तो इसे तल संतुलन कहते हैं। यानी धरातल के अपरदन में जो माध्यम से जो उच्चावच के मध्य अंतर कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तल संतुलन कहते हैं। बहिर्जनिक शक्तियों को किसने तल संतुलन या श्रेणीकरण की शक्तियों का नाम दिया है? तो टिवार्स ने नाम दिया है। किसे कहते हैं शैल चक्र? तो शैल चक्र किसे कहते हैं? एक चक्रीय तरीके से कुछ विशेष परिस्थितियों में एक प्रकार की चट्टानें दूसरे प्रकार में बदलती है। एक चट्टानों से दूसरे चट्टान में बदलने की यह प्रक्रिया शैल चक्र कहलाती है। यानी जो चट्टानें हैं एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती है तो इसे क्या कहा जाता है? शैल चक्र कहा जाता है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो जमकर आग्नेय चट्टान बन जाता है। जब आग्नेय चट्टान छोटे कणों में टूटती है तो इसे विभिन्न माध्यमों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इसके जमा होने से अवसादी चट्टानें बन जाती है। जब आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों पर ताप और दबाव डाला जाता है तो ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? शैल चक्र कहा जाता है। किसे कहते हैं? पेंट्रोलॉजी। तो पेंट्रोलॉजी किसे कहती है? तो पेंट्रोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और
संरचना से संबंधित अध्ययन करती है। तो चट्टानों के संरचना या उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो पेंट्रोलॉजी विज्ञान कहा जाता है। यह वस्तुतः भूविज्ञान की शाखा है जो चट्टानों का अध्ययन करती है। पेंट्रोलॉजी में 3 उप विभाग होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरी। पेंट्रोलॉजी प्रयोगशाला में मेगास्कोपिक एवं माइक्रोस्कोपिक चट्टानों की विशेषताओं के नमूनों पर अध्ययन किया जाता है। इनके साथ ही इस प्रयोगशाला की रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत धातु एवं गैर धातु खनिजों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी ये पेंट्रोलॉजी है, इसमें इसका तो अध्ययन किया ही जाता है चट्टानों का, और इसमें साथ में क्या किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें धातुओं और गैर धातु खनिजों का भी अध्ययन किया जाता है। क्या है मृदा सूर्यकिरण तकनीकी, जो पीछे आया था मृदा सूर्यकिरण तकनीक की है, ये क्या है उसके बारे में यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। मृदा सूर्यकिरण तकनीक से में पारदर्शी पॉलीथीन यानी प्लास्टिक मल्चिंग से वर्ष के अधिक तापमान वाले महीनों में सिंचाई के बाद खाली पड़े खेत को ढक देते हैं और पॉलीथीन के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि मृदा में अवशोषित एवं संचयनित ताप बाहर न निकल सके। इससे खेत की सतह पर तापमान में लगभग 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, जो कि मृदा को उसमें पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं एवं खरपतवारों के बीजों के संक्रमणता दोष में शुद्धि करता है। तो मृदा ये सूर्यकिरण तकनीक क्या है, इसमें प्लास्टिक से एक पूरे खेत को या मृदा को ढक दिया जाता है अच्छी तरीके से, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है, अच्छी मृदा हो जाती है। तल संतुलन अथवा श्रेणीक्रम के कार्य किन 2 रूपों में संपन्न होता है, तो ये निम्नीकरण और अभिवर्ती में संपन्न होता है। किस प्रकार के श्रेणी क्रम द्वारा समुद्र तल से ऊपर उठे भूभागों को समुद्र तल के बराबर काट छांट करके लाए जाते हैं, तो ये निम्नीकरण है। धरातल पर जो भी द्रोणियाँ, झीलें तथा समुद्र है, उनमें अवसादों के जमाव भरकर किस प्रक्रिया द्वारा उनको समुद्र तल के बराबर लाने का प्रयास किया जाता है, तो ये अभिवर्ती है। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो धरातल पर जो पदार्थ में अंतर्जनिक और बहिर्जनिक द्वारा भौतिक दबाव से उनका भूतल में विन्यास होता है या परिवर्तन होता है, उसे भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता, पटल निरूपण एवं ज्वालामुखीयता किसके अभाव में अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण संभव नहीं होता है, तो गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में क्या है, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण संभव नहीं होता है। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संश्लेषित, उत्थापित एवं निर्मित करती है, किसके अंतर्गत आती है, तो पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। धरातल की वे सभी हलचलें तथा विस्थापन जिनके द्वारा भूप्रपट्टी मुड़ती है तथा टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर अनेक विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, क्या कहलाती है, तो इसे पटल निरूपण कहा जाता है। उन संचलनों या हलचलों को क्या कहा जाता है जिसका निर्माण महाद्वीपों की क्रियाशीलता से होता है और जो भूगर्भ में लंबवत दिशा में क्रियाशील रहती है, तो इसे महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें कहते हैं। ओरोजेनेटिक हलचलों के कारण पृथ्वी के चट्टानें मुड़ती और टूटती है। यानी जो ओरोजेनेटिक हलचलें होती है उसमें क्या होता है कि पृथ्वी की चट्टानें मुड़ती है और टूटती है। भूपटल के चट्टानों के मुड़ने से ही किन की उत्पत्ति होती है, तो पर्वतों की उत्पत्ति होती है। नोट, पर्वत निर्माणकारी हलचलें भूपटल पर 4 प्रकार से प्रभाव डालती है: वलन, घर्षण, संचलन और संधि। भूप्रपट्टी के संपीड़न बलों द्वारा उत्पन्न चट्टान स्तर में मोड़ पड़ने को क्या कहा जाता है, वलन कहा जाता है। भूगर्भिक शक्तियों द्वारा भूप्रपट्टी के संस्तरों के विभाजन के कारण चट्टानों का स्थायी संकलन और विस्थापन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको घर्षण कहा जाता है।
संचलन में भूपटल का विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर उठे भाग को भू अपनति कहा जाता है। नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? भू अभिनति कहा जाता है। और जो ऊपर उठे भाग उसे भू अपनति कहा जाता है और जो नीचे धंस जाता है उसे भू अभिनति कहा जाता है। चट्टान पृष्ठ में पाए जाने वाली उन दरारों को क्या कहा जाता है जो भ्रंशों के विपरीत खंडों के मध्य अल्प संचलन के परिणाम स्वरूप कमजोर जगह में पड़ जाती है? तो उसे संधि कहा जाता है या जॉइंटिंग कहा जाता है। जब जमाव द्वारा धरातल में घर्षण की प्रक्रिया होती है तो उसमें शिल्प पिंड का एक भाग ऊपर उठ जाता है और दूसरा नीचे धंस जाता है। शिलाओं के इस तरह खिसक जाने से एक ढलावदार पर्वत का रूप बन जाता है। इसे ढलावदार पर्वतीय रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे भ्रंश कंगार कहा जाता है। भारतीय प्लेट का संचलन, यानी जो भारतीय प्लेट है उसका संचलन किस प्रकार हुआ था? तो हम देखते हैं भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। जो भारतीय प्लेट है इसमें प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग है वे सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाले प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राक्योनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। यानी जो भारतीय पटल की यह जो भारतीय प्लेट है ये प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोनों का सम्मिलित रूप है। इसका क्षेत्र है म्यांमार, पाकिस्तान और हिमालय तक यहाँ और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। प्रमुख प्लेट की सूची, ये जो प्रमुख प्लेट है उसकी सूची है। मुख्य प्लेटें हैं आर्कटिक प्लेट जिसमें आर्कटिक से घिरा हुआ महासागर भी शामिल है। उत्तरी अमेरिका प्लेट जिसमें पश्चिमी अंध महासागर तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट तथा कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सहित और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट, ये पांचवी प्लेट है, ये भारत की प्लेट है। अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक तल शामिल है। यूरेशियाई प्लेट इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। तनाव द्वारा धरातल पर बने दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग जब अपनति द्वारा ऊपर उठ जाता है तो दोनों ही स्थितियों में मध्यवर्ती भाग ऊपर उठे हुए कटक के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए इस प्रकार के भ्रंश को क्या कहा जाता है? इसे कटक भ्रंश या कटक भ्रंशन कहा जाता है। जब भ्रंशन में एक स्थान की चट्टानों अपनी जगह ही स्थित रहती है और दूसरे किनारों की चट्टानों में खिसने की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे द्वार संधि भ्रंशन कहा जाता है। जब चट्टाने परतों का एक भाग ऊपर उठा हुआ तथा दूसरा नीचे की ओर धंसा हुआ होता है तो उस भ्रंशन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे घूर्णी भ्रंशन कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, एक भाग तो ऊपर उठा हुआ होता है और दूसरा भाग नीचे की ओर धंसा हुआ होता है, उसे घूर्णी भ्रंशन कहा जाता है। जब दो भ्रंशन रेखाओं के बीच का स्तंभ यथावत रहे परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारों के दोनों स्तंभ ऊपर उड़ जाए तो इस प्रकार की निर्मित घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे रैंप घाटी कहा जाता है। यानी दोनों भाग है वो ऊपर उठ जाते हैं। भारत में रैंप घाटी का प्रमुख उदाहरण कौन सी घाटी है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी है। असम में ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये रैंप घाटी का उदाहरण है। भ्रंशन प्रक्रिया के कारण धरातल के मध्य का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। इसके धंसने से जिस घाटी का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है।
यानी भर्सन प्रक्रिया के द्वारा जो धरातल का मध्य भाग है ये धंस जाता है, और धंसने से जिस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है उसे भर्सन घाटी कहा जाता है या रिफ्ट वैली कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में। यहाँ कुछ नोट लिखकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए। अधिकांश रिफ्ट घाटियाँ लंबी, सनकरी और अधिक गहरी होती है। विश्व की प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों में पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी, जर्मनी और वास्चेज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच राइन भ्रंश घाटी तथा स्कॉटलैंड में मिडमेल की भर्सन घाटी उल्लेखनीय है। यहाँ जो महत्वपूर्ण घाटियाँ थी, भ्रंश घाटियाँ, वो दी हुई है। भारत की नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदरी नदी की घाटियाँ किस प्रकार की घाटियों के उदाहरण है? तो ये भ्रंश घाटियों के उदाहरण है। वह कौन सी घाटी विशाल रिफ्ट घाटी का हिस्सा है? अब देखो रिफ्ट घाटी, यहाँ नाम आ गया रिफ्ट घाटी, तो रिफ्ट घाटी के नाम देके आप कन्फ्यूज मत होना। रिफ्ट घाटी को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। जो उत्तर में गलीली के सागर से इजराइल के दक्षिण बिंदु एलात तक 275 किलोमीटर की दूरी तक फैली है तथा इजराइल और पूर्व में जॉर्डन की सीमा के रूप में काम करती है। तो वह कौन सी घाटी है? जॉर्डन घाटी है। यो नदी अपहरण द्वारा निर्मित नदी घाटी का वह भाग जो शुष्क हो जाता है अथवा चूना पत्थर प्रदेश में जब नदी का जल विलयन छिद्र में प्रवेश करके नीचे चला जाता है, जिससे आगे की घाटी जल रहित और शुष्क हो जाती है। इसको मृत घाटी या शुष्क घाटी कहा जाता है। मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में ये मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी या शुष्क घाटी किस प्रकार की घाटी है? ये रिफ्ट घाटी है जो भ्रंश घाटी कही जाती है। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ स्थिर रहे परंतु किनारों के स्तंभ नीचे धंस जाए तो किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेज किस प्रकार के पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। याद रखना सभी महत्वपूर्ण है। भारत का सतपुड़ा है भारत में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सियरा नेवादा और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेज, ये सभी क्या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ तो स्थिर रहते हैं परंतु बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए तो उससे किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? तो होस्ट पर्वत या प्रमुख उदाहरण है इसका जर्मनी में होर्ज पर्वत है। यानी जब दो भ्रंशों के किनारों स्तंभों स्थिर रहते हैं परंतु बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है, यानी बीच से जब ऊपर उठ जाता है तो उसे किस प्रकार का होता है? होर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो प्लेट विवर्तनिक अवधारणा प्रस्तुत की थी। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलमंडल से मिलकर बना है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थ, जो ज्वालामुखी होती है उससे जो विखंडित पदार्थ निकलते हैं वो कौन से हैं? बेरशिया, कोण वाले अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े होते हैं ये। प्यूमिस, लावा झाग के ठंडा होने पर बने छोटे छोटे चट्टानी भाग है उसे प्यूमिस कहा जाता है। बॉम्ब, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं उसे बॉम्ब्स कहा जाता है। लेम्पिली, मटर के दानों या अखरोट के आकार वाले टुकड़े। स्कोरिया, चने या मटर के आकार वाले टुकड़े। टफ, धूल कणों या ग्राहक के घनीभूत होने से बने चट्टानी टुकड़े टप कहा जाते हैं। राग, अत्यंत बारीक या महीन ठोस कण। ये सभी क्या है? ज्वालामुखी से संबंधित ये शब्द है, तो ये ध्यान रखना, परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रश्न आ जाता है टप क्या है, या फिर धूल कणों द्वारा या राग के घनीभूत होने से बने चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? टफ, राग, स्कोरिया, लिपि, इस प्रकार ऑप्शन आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? टफ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये आपके लिए बहुत ही मैराथन क्लास चल रही है। आप एक बार सभी सब्सक्राइब अपनी ईमानदारी से ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वेट करते हैं। चलो ठीक है, सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा।
ईमानदारी से सब्सक्राइब करना। अच्छी क्लास है, आपके लिए फ़ायदेमंद है ये। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थितियाँ, यानी विश्व में जो प्रमुख ज्वालामुखी है उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। एक नंबर है कोटोप्सी, जो एंडीज या इक्वेडोर में स्थित है, जो 5897 मीटर है। और क्लुचेविस्किया काया, ये रूस में स्थित है, 4850 मीटर के। और व्रेंगेल पर्वत, जो अलास्का में स्थित है, 4270 मीटर। मेनालोआ हवाई द्वीप, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, 4170 मीटर है ये। कैमरून में स्थित है, 4070 मीटर है। एरेबस अंटार्कटिका में स्थित है, 3795 मीटर। निरागोनगो जायरे में स्थित है, 3470 मीटर। एलियामना एल्तुआन श्रेणी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3350 मीटर है। एटना, जो सिसिली इटली में स्थित है, 3308 मीटर। बार, जो कास्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 3285 मीटर। ओजोस सेडले, जो एंडीज में अर्जेंटीना चिले में स्थित है। चिम्बोरेजो इक्वेडोर में स्थित है। पेपोकेटेपिटल अल्टीप्लानिडो मैक्सिको में स्थित है। पारिकटीन मैक्सिको में। सेमेरू जावा इंडोनेशिया में। इराजू सेंट्रल कार्डिलेरा कोस्टारिका में। विस्वियन नेपल्स की खाड़ी इटली में स्थित है। नेशन पीक कास्केड श्रेणी में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कटमई अलास्का में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट सस्ता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित। किलाउयाया हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सेंट हेलेसिस पर्वत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। द पीक त्रिशता डिक्वाहा दक्षिण अटलांटिक में स्थित है। माउंट लेमेटिन, जो पापुआ न्यूगिनी द्वीप में स्थित है। पापुआ न्यूगिनी जो देश है वहाँ पर स्थित है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर से संबंध है अथवा महाद्वीप से। प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है। जो प्रशांत प्लेट है ये क्या महासागरीय प्लेट है। यूरेशियन प्लेट को किस प्रकार का प्लेट कहा जाता है, तो यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल कितनी प्लेटों में विभक्त है, तो ये 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है, वह 6 छोटी प्लेटों में है। नवीनवलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों की सीमांकित करते हैं, यानी सीमा का अंकन करती है। ये जो नवीनवलित पर्वत श्रेणियाँ होती है, खाइयाँ होती है, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप किस प्लेट की सीमा का निर्धारण करती है, तो यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट का निर्धारण करती है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित कौन सा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो यह नज़का प्लेट के बीच में स्थित है। फिलीपीन स्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, यानी जो फिलीपीन प्लेट है वो किसके बीच में, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। कौन सी प्लेट है, वो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है, तो वह कौन सी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सा प्लेट स्थित है, फ्यूजी प्लेट। महाद्वीप का एक प्लेट का हिस्सा और प्लेट चलायमान है, किसकी सहकल्पना के अनुसार केवल महाद्वीपीय गतिमान है, प्लेट नहीं, तो ये किसकी परिकल्पना है, वेगनियर की ये कल्पना है। लेकिन यह संकल्पना सही नहीं है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूगोलिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रहती है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। वेगनियर
के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपीय से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप किस रूप में विद्यमान है? तो यह पेंजिया के रूप में विद्यमान है। विश्व की प्रमुख बड़ी और छोटी प्लेटों का यहाँ वितरण दिया हुआ है, जो आप वीडियो को पॉज करके और आराम से देख सकते हैं। ये लाइन ने डबल लाइन की अपसारी सीमा है, और ये जो तीखे तीखे बने हुए हैं इस अभिसरण सीमा है, और एक सीधी लाइन है वो कौन सी है? रूपांतर सीमा है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से ये देख लो, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा और कन्फ्यूज भी नहीं होगे। यूरेशिया प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, मध्य अटलांटिक कटक है, यूरेशियाई प्लेट है, ये इस प्रकार अफ्रीकी प्लेट है। ये सभी प्लेटें दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये जो ज्वालामुखी है माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप मार्टिनिक में स्थित है, हेकला आइसलैंड में, लाकी आइसलैंड में, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर इटली में स्थित है, बेलकनी लिपार द्वीप इटली में स्थित, माउंट रेंजल कनाडा में स्थित, फ्यूजियामा जापान में स्थित, माउंट उनजने जापान में, असामा जापान में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट ताल फिलीपींस में, देमावंद ईरान में, कोया सुल्तान ईरान में, अलबुरुज ईरान में, माउंट अरारात तुर्की में, माउंट केन्या में, मेरू केन्या में, चिलन चिली में, मेरू ज्वालामुखी कहाँ है? केन्या में, चिलन ज्वालामुखी चिली में, त्यामुरागिरा ज्वालामुखी जेरे में, विल टिका ज्वालामुखी चिली में, रूहा वेहू ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में, तुबाग उर्राहुए ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में, वकाया ग्वाटेमाला में। और भारत के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थिति, तो बेरन आइलैंड अंडमान में, नारकोंडम अंडमान द्वीप में, बेरतांग अंडमान द्वीप में, डेक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में, दिनोदर हिल्स गुजरात में, घोसी हिल्स हरियाणा में, तोसम हिल्स हरियाणा में। ये भारत के ज्वालामुखी स्थान है। और ऊपर जो दिए हुए थे 88 21 के थे विश्व में जो प्रमुख ज्वालामुखी स्थान है वे थे सक्रिय ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखी में लावा गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहती है। वर्तमान में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। इनमें प्रमुख है, यानी वर्तमान में 500 के लगभग सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे विश्व में। इटली के एंटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली में सदैव प्रज्वलित गैस निकलती रहती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल में पर्यंत चलायमान थे। इनके मुताबिक पेंजिया किससे बना था? तो अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से यह पेंजिया बना था। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति किस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है? तो यह नागपुर क्षेत्र के आधार पर आंकी गई है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है, दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी के निर्माण होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो अपसारी प्लेट कहते हैं उसे। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो परसारी स्थान कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा कटक है? जहाँ से अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियाई एवं अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है। तो वह कौन सा स्थान है? तो ये मध्य अटलांटिक कटक है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूप्रपट्टी नष्ट होती है वह कौन सी सीमा कहलाती है? वो अभिसरण सीमा कहलाती है।
अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच एवं 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो सकता है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, यानी वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे क्या कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का विनाश होता है, उसे कौन सी सीमा कहते हैं? उसे रूपांतरित सीमा कहते हैं। रूपांतरित सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। 2 प्लेटों को अलग अलग वाले तल को सामान्यतः मध्य महासागरीय तटों में लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उसे रूपांतरित भ्रंश कहलाते हैं। या ईस्ट द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार जो चिली से 3400 किमी पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, प्लेट प्रवाह दर 5 सेमी प्रति वर्ष से भी अधिक है, जो सर्वाधिक है। किस प्रवाह दर से कम है? तो ये आर्कटिक कटक से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ये ऐसा माना जाता है कि दृढ़ स्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वर्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? उसे सहवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर का ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर होम्स ने इस विचार का प्रतिपादन किया था। दृढ़ प्लेटों के नीचे क्या मौजूद होते हैं जो प्लेट को प्रभावित करते हैं? दुर्बल व उष्ण मेंटल होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं प्लेट को। किस प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है? तो भारतीय प्लेट में। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसके ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। यह किस अभिसरण के रूप में विद्यमान है? तो ये महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में विद्यमान है। भारत एक वृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक कौन सा सागर इसे एशियाई महाद्वीप से अलग करता था? तो ये 33 सागर है, ये अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। परिणाम स्वरूप किस पर्वत का उत्थान हुआ? तो जो भारत है वो एशिया से टकराया तब किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। विश्व के अधिकांश भूकंप किन दो तटों पर होते हैं? तो महासागरीय कटकों और प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर ज्वालामुखी होती है। उस छिद्र या दरार को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ धरातल पर ऊपर आते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहते हैं उसे। पृथ्वी गर्भ में मैग्मा गैस आदि के उत्पन्न होने से लेकर पृथ्वी की सतह के नीचे या ऊपर लावा के निकलने और उनके ठंडे होने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार जब केंद्रीय मुख से उद्भेदित होता है तो उसे विस्फोट अथवा केंद्रीय उद्भेदन कहा जाता है। इस प्रकार के उद्भेदन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के उद्भेदन को भयानक भूकंप कहते हैं। उदाहरण सिसिली का अटना, जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस तथा 1883 में क्राकाटोआ द्वीप के उद्भेदन आदि है। यानी ये क्या जो महत्वपूर्ण भयानक भूकंप है उनके नाम है सभी। भूगर्भीय हलचलों से भूपर्पट्टी की चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। इन्हीं दरारों से जब लावा बाहर निकलता है, धरातल पर प्रवाहित होने लगता है तो उसे उद्भेदन को क्या कहा जाता है? तो इसे अपस्थायी या आंतरिक या शांत उद्भेदन कहते हैं। उदाहरण है इसके दक्षिण भारत का लावा प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका का सन्ने नदी का प्रदेश। जब पृथ्वी की पपड़ी इतनी मोटी हो गई कि मैग्मा किसी स्थान पर पपड़ी को तोड़कर नहीं निकल सकता तो यह उद्गार कतिपय निर्बल तथा दरार वाले क्षेत्रों में होता रहा है। इस प्रकार के उद्भेदन को क्या कहते हैं? उसे निस्तृत या दरारी उद्भेदन कहते हैं। उदाहरण है इसका सेमुआ, हवाई तथा आइसलैंड की ज्वालामुखी। जब उद्भेदन बिना किसी विस्फोट के शांतिपूर्वक होता है तो उसमें लावा का पतला एवं तरल होता है।
लावा क्या होता है, इसमें पतला तरल होता है जो विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रकार की ज्वालामुखी प्रमुख उदाहरण है मेना लोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार भयानक विस्फोट के साथ होता है? लावा के साथ गैसों का सम्मिश्रण अधिक होता है और आकृति गोभी के फूल के समान होती है। तो ये वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी है जो प्रमुख उदाहरण है माउंट सोमा का ज्वालामुखी। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक शक्तिशाली विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार में काफी गाढ़ा और अति लसलसा मेघमा निकलता है और डाट के रूप में जम जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी होती है वो। 1902 में कौन सा नगर पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोट में बर्बाद हो गया था? सेंट पियरे था। उदाहरण पश्चिमी द्वीप में माउंट पिली और फिलीपींस के हिवक ज्वालामुखी है ये। किस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्भेदन समय समय पर होता है रहता है? लावा कम तरल होता है और लावा के कण हवा में उड़कर बम तथा विखंडित पदार्थ बन जाते हैं। तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी होती है। भूमध्य सागर में सिसली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी उद्भेदन में निरंतर लावा और गैस निकलते रहने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह कहते हैं। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाती है लेकिन समय के साथ अचानक उसमें विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी की प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वेसुवियस इसी प्रकार की ज्वालामुखी की श्रेणी में शामिल है। यह कई बार जागृत और कई बार शांत हो चुका है। शांत ज्वालामुखी, जब किसी ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके मुख में जल आदि भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है, साथ ही उसके उद्गार की संभावना नहीं रह जाती है। ईरान का कोह सुल्तान और म्यांमार का पोप ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। डाइक क्या है? जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यह संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने नंगन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। भूकंप के केंद्र और तीव्रता से क्या तात्पर्य है? भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जिसमें ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भिक ऊर्जा निकलती है। इसे अभिकेंद्रीय कहते हैं। अभिकेंद्र पर भूकंप का झटका सबसे तीव्र होता है। इस अभिकेंद्र के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक विनाश होता है, किंतु जैसे जैसे अभिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है भूकंपीय तरंगों की शक्ति क्रमशः कम होती जाती है। फलतः इसका प्रभाव भी कम होता जाता है। रिएक्टर स्केल पर 6 या उससे अधिक की तीव्रता विनाशकारी होती है। जागृत ज्वालामुखी से यानी एक्टिव वोल्केन से जागृत ज्वालामुखी से लावा गैसों एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में इनकी संख्या करीब 500 है, यानी जो जागृत या ज्वालामुखी उसकी संख्या 500 है। सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो एंटना स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो इटली में इसका अच्छा उदाहरण है। ये जागृत ज्वालामुखी का जिन ज्वालामुखियों में उद्गार के पश्चात एक ऐसा शांत काल आ जाता है जिन इनके पुनः उद्गार की संभावना नहीं रह जाती है, किंतु अचानक ही उनसे पुनः उद्गार प्रारंभ हो जाता है, उन्हें किस प्रकार की ज्वालामुखी कहा जाता है? तो इसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाता है। इटली का कौन सा ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एक प्रमुख उदाहरण है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी है, ये प्रमुख है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का क्या है उदाहरण है? ये उन ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है जिनके भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है तथा जिनके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण हो गया है, तो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण ईरान के कोह सुल्तान एवं देमावंद और म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी क्या है? ये सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है।
ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले क्रस्ट को एकाएक तोड़कर धरातल पर गैस तथा जलवाष्प प्रकट होती है। इन दोनों में से सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो सर्वाधिक मात्रा वो जलवाष्प की होती है, जो 60 से 90% तक होती है। जलवाष्प के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें भी धरातल से बाहर आती है। यानी धरातल में जलवाष्प के अतिरिक्त और कौन सी गैसें आती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें जलवाष्प के साथ बाहर आती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले बोम, लैंपिनी, स्कोरिया, टफ, ब्रेशिया, राख, धूल और प्यूमिस आदि क्या होते हैं? तो ये विखंडित पदार्थ होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न कोण वाले अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़ों को ब्रेशिया कहा जाता है। लावा झाग के ठंडा होने पर बने छोटे छोटे चट्टानों भागों को क्या कहा जाता है? तो इसे प्यूमिस कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ के स्थित तरल एवं तपत मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लावा कहा जाता है। हल्के पीले रंग वाला तथा अत्यंत गाढ़ा द्रव्य के रूप में अत्यधिक तापमान पर पिघलने वाला लावा अम्ल प्रदान होता है या क्षार प्रदान। तो ये क्या होता है? अम्ल प्रदान होता है। गहरे काले रंग वाले, अधिक भार वाले तथा पतले द्रव्य के रूप में स्थिर लावा को क्या कहा जाता है? तो इसे बेसिक लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से उसके मुख के पास बनी हुई गड्ढे की भांति की आकृति को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी मुख या क्रेटर कहा जाता है। बड़े आकार वाले क्रेटर को काल्डेरा कहा जाता है। जब काल्डेरा के भीतर पुनः क्रेटर अथवा काल्डेरे का निर्माण हो जाता है तब उस आकृति को क्या कहते हैं? यानी जो बड़े आकार वाले क्रेटर होते हैं उसे काल्डेरा कहा जाता है। और क्रेटर अथवा या काल्डेरा का निर्माण भी अंदर वापिस और काल्डेरा का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नेस्टेड क्रेटर या नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है। विश्व में ज्वालामुखियों की 3 प्रमुख पेटियां पाई जाती है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी है। इनमें से विश्व के 2/3 ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट एरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो ये ज्वालामुखी और भूकंपों से संबंधित है। परिप्रशांत महासागर पेटी विनाशात्मक प्लेट के किनारों के सारे विस्तृत है। इसी क्षेत्र में ज्वालामुखियों का अधिक विस्तार पाया जाता है। इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये श्रृंखलाबंद या चेन के रूप में पाए जाते हैं। जो भूकंप के केंद्र में तीव्रता होती है तो उससे संबंधित है ये। वैसे तीव्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या क्षैतिज दिशा में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर की तरह है तो कम क्षेत्र प्रभावित होंगे। विश्व में भूकंपीय तीव्रता और उसकी बारंबारता संबंधी तथ्य निम्नलिखित है। तो हल्के भूकंप 2 से कम तीव्रता का भूकंप को रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है तथा इसका अनुभव भी नहीं होता है। यह वर्ष में लगभग 8 बार आते हैं। यानी 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप है ये लगभग वर्ष में कितनी बार आते हैं? तो 8000 बार आते हैं। इसे हल्के भूकंप कहते हैं। 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को वर्ष में 6000 बार से अधिक महसूस किए जाते हैं। मध्यम तीव्रता के भूकंप है 5 से 5.9 तक के भूकंप प्रति वर्ष 800 से ज़्यादा बार महसूस किए जाते हैं। और बड़े भूकंप जो 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप बड़े माने जाते हैं। यह वर्ष में 120 बार से ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। और 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप प्रति वर्ष 18 बार तक महसूस किए जाते हैं। और 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप प्रति वर्ष 1 बार देखने को मिलता है। और इससे बड़े भूकंप है वो 20 वर्षों के बाद देखने को मिलते हैं। इस प्रकार भूकंप है वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। यानी उसकी तीव्रता किस प्रकार होती है, किस
तीव्रता वाले भूकंप साल में कितनी बार आते हैं? जापान में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? जापान दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भूकंप का आना एक सामान्य घटना है। विश्व में प्रति वर्ष आने वाले भूकंप में से 20% अकेले जापान में आते हैं। यानी जो विश्व में 100% भूकंप आता है उनमें से 20% भूकंप है वो जापान में आते हैं। इन भूकंपों को तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है। वास्तव में कई महाद्वीपों और महासागरीय प्लेटों इस क्षेत्र में है। यही वजह है कि समूचे जापान में ज्वालामुखी और गर्म जल स्रोत है। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण जापान का एक नाम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है। प्रशांत महासागर के नीचे या आसपास आने वाले भूकंप की वजह से जापान अब तक 200 बार से अधिक सुनामी की तबाही झेल चुका है। यानी जापान में अब तक कितनी सुनामी आ चुकी है? तो 200 से अधिक सुनामी आ चुकी है। मध्य अटलांटिक तट के ऊपर स्थित आइसलैंड से प्रारंभ होने वाले मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूमध्य सागर, अफ्रीका, हिमालय तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अधिकांशतः किस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसमें दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी में मध्य अटलांटिक तट के सारे विस्तृत है, क्योंकि यहाँ दो प्लेटों का अपसरण होने से दरार एवं भ्रंश का निर्माण हो गया है। किस मंडल से मैग्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है? तो एस्थीनोस्फीयर से क्या होता है कि मैग्मा का प्रवाह बाहर होता है। ये विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्शी है। ये जो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है? पर्वत है कोटोपेक्शी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। यह किस देश में स्थित है? तो यह इक्वाडोर में स्थित है। पश्चिमी अफ्रीका के एकमात्र जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो कैमरून पर्वत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का प्रांत में स्थित कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में कौन सी घाटी पाई जाती है? तो इसे ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स यानी 10,000 धूमरों की घाटी कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान छिद्र से निकलने वाले गैस तथा वाष्प को क्या कहा जाता है? धुआंरे कहा जाता है इसे। उदाहरण ईरान का कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की पेटी खाड़ी में स्थित हाइट टापू का धुआरा है जो प्रसिद्ध है। धरातल पर स्थित ऐसी स्रोत जिसमें समय समय पर गर्म जल के फुहारे तथा वाष्प निकलते रहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं उसे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर से एक निश्चित अंतराल के बाद ही गर्म जल तथा वाष्प निकलता है? एक्सेलिसियस ग्लेशियर से निरंतर जल एवं वाष्प का प्रवाह होता रहता है। ये कहाँ है? येलोस्टोन पार्क में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। इसका क्या नाम है? इसका बेरन द्वीप है। बेरन द्वीप ज्वालामुखी का पहला विस्फोट वर्ष 1787 में दर्ज किया गया तथा अंतिम बार कब विस्फोट हुआ था? तो अंतिम बार 23 जनवरी 2017 को विस्फोट हुआ था। भारत का एकमात्र कीचड़ का ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से 150 किमी दूर स्थित है। इस द्वीप का क्या नाम है? तो इसे बर्ताक द्वीप कहा जाता है, जहां पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी स्थित है। नारकोंडम द्वीप को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद है आगे भूकंप। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को क्या कहते हैं? जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले प्राकृतिक समायोजन का परिणाम है। तो इसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट की रचना 7 प्रमुख प्लेटों और करीब 20 गौण प्लेटों से हुई है। पृथ्वी के अंतराल में उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन तरंगों से प्रेरित होकर ये प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में सदा गतिशील रहती है। ये या तो एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या महसूस होता है? तो दोनों स्थितियों में भूकंप का कंपन महसूस होता है।
भूकंप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कंपन ट्रेमर या कंपन या ट्रेमर के रूप में जाना जाता है। प्लेटों के सरकने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है अथवा भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। भूकंप के उद्गम केंद्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अवकेंद्र के अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या है भूकंपीय माइक्रोजोनिंग? यानी भूकंप में माइक्रोजोनिक क्या होता है? माइक्रोजोनिक का तात्पर्य सूक्ष्म वर्गीकरण करना है। इसके तहत सतह की जमीन की संरचना की जांच की जाती है। जब भूकंप आता है तो मकान का भविष्य काफी हद तक जमीन की संरचना पर ही निर्भर करता है। यदि भवन किसी नमी वाली सतह संरचना है यानी रीढ़ क्षेत्र या किसी ऐसी मिट्टी पर बना है जो लंबे समय तक पानी को सोखती है तो उसे खतरा ज्यादा है, वहाँ मिट्टी ढीली हो जाती है। दूसरी ओर जहाँ मिट्टी की शुष्क या बालू होती है या पत्थर की चट्टानें नीचे हो तो उसमें भूकंप के दौरान अलग अलग प्रभाव होते हैं। माइक्रोजोनिंग में क्षेत्र में प्रति 200 से 500 मीटर की दूरी पर जमीन में ड्रिलिंग करके मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाते हैं तथा उसकी वैज्ञानिक जांच के बाद तय किया जाता है कि वह स्थान कितना संवेदनशील है। दिल्ली की माइक्रोजोनिक की जा चुकी है तथा भूकंप के हिसाब से इसे 9 हिस्सों में विभाजित किया जा चुका है। इनमें घनी आबादी वाले यमुना पार समेत 3 जोन सर्वाधिक खतरनाक बताए गए हैं, 5 जोन मध्यम खतरे वाले और 1 जोन सुरक्षित बताया गया है। यानी दिल्ली को भी क्या ये जो माइक्रोजोनिंग होती है ये एक प्रकार की भूकंप से चेकिंग जो पृथ्वी होती है, भूगर्भ होता है या भूमि होती है तो उसे चेक किया जाता है कि भूकंप के लिए कितनी संवेदनशील है। भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरती की सतह पर जिसे बिंदु पर सबसे पहले और सर्वाधिक तीव्रता के साथ भूकंपीय कंपन का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अभिकेंद्र पर भूकंप का कंपन सर्वाधिक तीव्र होता है। इस केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ भूकंप का प्रभाव घटता या बढ़ता है, क्रमशः क्या होता है? घटता जाता है। भूकंप अभिकेंद्र की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा जाता है। यानी भूकंप होता है उसको गहराई के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है, सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय भूकंप। जो सामान्य भूकंप होता है 0 से 50 किमी तक होता है, मध्यवर्ती भूकंप 50 से 250 किमी तक होता है और पातालीय भूकंप ये 250 से 700 किमी के मध्य होता है। इनमें से कौन सा भूकंप बहुत कम देखने को मिलता है? तो ये पातालीय भूकंप है, ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तीव्रता के आधार पर भी भूकंप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये तो था गहराई के आधार पर, अब तीव्रता के आधार पर भी भूकंप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 2 तक की तीव्रता, 5 तक की तीव्रता और 6 एवं उससे अधिक की तीव्रता वाले। किस तीव्रता वाला भूकंप खतरनाक होता है? 6 तथा उससे अधिक वाली जो तीव्रता होती है वो भूकंप क्या सर्वाधिक खतरनाक होते हैं। जापान ने अपने निर्माण कार्यों में व्यापक पैमाने पर भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे वह कितने तीव्रता तक के भूकंप को आसानी से झेल सकता है? तो 7 तक की तीव्रता को आसानी से झेल सकता है। भारत के लातूर में वर्ष 1993 में और कच्छ में वर्ष 2001 में आए भूकंप में भारी तबाही हुई थी। यहाँ कितनी तीव्रता के भूकंप आए थे? तो यहाँ पर क्रमशः जो लातूर है वहाँ पर 6.2 का स्केल का आया था और जो 2001 में कच्छ यानी गुजरात में आया था वो 6.7 की तीव्रता का भूकंप था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता के 1 अंक की बढ़ोतरी पहले अंक की तुलना में कितना अधिक विनाशकारी होता है? तो 10 गुना अधिक विनाशकारी होता है। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों या लहरों का अंकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित तरंगों या लहरों का अध्ययन करने वाले विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो यह भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन प्राय किस पैमाने पर किया जाता है? यानी भूकंप की तीव्रता का मापन है ये प्राय किस पैमाने पर किया जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। रोसी फेरेल स्केल एक भूकंप मापी है जिसके मापक 1 से 11 रखे गए हैं। उस स्केल का क्या नाम है जो अनुभव प्रदान है और जिसके 12 मापक है? तो ये कौन सी स्केल है? मर्केली स्केल। कौन सा भूकंप मापी स्केल एक गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और उस
पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक होती है तो उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप के केंद्र का पता लगाने हेतु कितने भूकंप स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो 3 भूकंप स्टेशनों की आवश्यकता होती है। रिएक्टर पैमाने का विकास सन 1935 में भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर द्वारा किया गया। वे किस देश से संबंधित थे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, भूगर्भीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर किस दिशा में आगे बढ़ती है? तो ये सभी दिशाओं में क्या होती है? आगे बढ़ती है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? इसे धरातलीय तरंगें कहते हैं। नोट प्राय भूकंपीय लहरों की 3 दशाएं पाई जाती है। सबसे पहले क्षीण या प्राथमिक कंपन होता है। प्रथम कंपन के बाद उसकी अपेक्षा अधिक तीव्र दूसरा कंपन होता है तथा सबसे अंत में प्रधान एवं सर्वाधिक तीव्र कंपन होता है। यह इस प्रकार की तरंगें की छाया चित्र है। यह भूकंपीय छाया चित्र का क्षेत्र है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो आप। छाया क्षेत्र का उद्भव सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों में आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई भी भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। यानी जहां पर भूकंप नहीं आते उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ऊपर के चित्र में P व S तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि सिस्मोग्राफ भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखित करता है। सिस्मोग्राफ अभिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में S तरंगें नहीं पहुंचती है और S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक P तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। S तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अब भूकंप के कारण कौन कौन से है, किस कारण से भूकंप आता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण, भू संतुलन से संबंधित समायोजन के कारण, प्लेटों की गतिशीलता के कारण, विलयन या घर्षण के कारण, भूपटल क्रस्टल या संकुचित होने के कारण। जो भूपटल का संकुचित होता है तो इसी कारण भूकंप आता है। अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जलीय भार के कारण, यानी जो जलीय भार चीन में हाल ही में एक बड़ा डैम बनाया गया था तो उसमें भूकंप के थोड़ा झटके महसूस हुए थे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, अणुबमों का परीक्षण एवं विस्फोट के कारण भूकंप आते हैं। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन और सिद्धांत के कारण। अन्य कारण है जलाशयों के तलों पर दबाव, भूपटल के दरारों में प्रविष्ट जल का गर्म होकर बाहर निकलना, लघु एवं कम प्रभावकारी भूकंप समुद्र तटीय भागों में भूस्खलन एवं हिमस्खलन आदि भूकंप के कारण है। भूकंपों के प्रभाव से सागरीय मार्गों में उत्पन्न होने वाली काफी ऊंची तथा तीव्र गति वाली लहरों को क्या कहा जाता है? तो उसे सुनामी कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है जिन्हें P तरंगें और S तरंगें कहा जाता है। P तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें किस प्रकार की तरंगें कहते हैं? जिसे प्राथमिक तरंगें कहते हैं। यानी P प्रकार की तरंगें ये धरातल पर सर्वप्रथम पहुंचती है और इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। तो P से भी याद रख लेना प्राइमरी वेव
यानी पी तरंगे प्राथमिक तरंगे है। पी तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है, अर्थात इनके अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता रहता है। इस कारण इन्हें किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे अनुलंब तरंग या संपीड़न तरंग के नाम से भी जाना जाता है। पी तरंग ध्वनि तरंगों के ही समान ठोस, गैस एवं तरल माध्यमों से गुजरने में सक्षम होती है, किंतु किस प्रकार के पदार्थों में इनकी गति सर्वाधिक होती है, तो ठोस पदार्थों में इनकी गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अस्त तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, यानी अस्त तरंगे के अंतराल के बाद में यानी कुछ समय बाद में पहुंचती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिनके अणुओं की गति तरंगों की दिशा के समकोण होती है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इसे द्वितीय तरंगे के नाम से जाना जाता है। पी तरंगे प्रथम प्राथमिक तरंगे होती है और अस्त तरंगे और द्वितीय तरंगे होती है। अस्त तरंगे केवल ठोस पदार्थ से होकर ही गुजर सकती है। पी और अस्त तरंगों का मार्ग कैसा होता है, तो इनका मार्ग है ये अवतल होता है। धरातलीय तरंगे लंबी अवधि वाली भूकंपीय तरंगे है, इनका संचरण धरातलीय भाग में ही होता है। इन्हें किस संकेत नाम से जाना जाता है, तो इसे अल तरंगे के नाम से जाना जाता है। अल तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती है, किंतु अधिक गहराई पर यह तरंगे लुप्त हो जाती है। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, इनसे चट्टानें विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। इन तरंगों का भ्रमण पथ कैसा होता है, तो इन तरंगों का भ्रमण पथ उत्तल होता है। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि आवर्तन से तरंगे क्या व्यवहार करती है, तो आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। कौन सी तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है, तो ये धरातलीय तरंगे ये भूकंप लेखी में अंत में अभिलेखित होती है। सिस्मोग्राफ पर दूर स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अमेरिका भूगोलवेत्ता डॉक्टर एस एन रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समांगात रेखा कहती है। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे सह भूकंप रेखा कहा जाता है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो जिससे इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश के विशेष में भूकंप के आने का संकेत होता है। तो ये कौन सी गैस है, तो रेडोन गैस है। तो इसकी मात्रा वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है तो भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रेडोन प्राकृतिक रूप से अल्प मात्रा में पाई जाने वाली एक रेडियोधर्मी गैस है। इसका उत्पादन तब होता है जब यूरेनियम, थोरियम और रेडियम मिट्टी, चट्टान और जल में टूट जाते हैं और फिर हवा में निश्चित हो जाते हैं। यह गैस निष्क्रिय, रंगहीन और गंधहीन होती है। रेडोन ट्रेस मात्रा में वातावरण में स्वाभाविक रूप से है। ये विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप प्राय 90% परिप्रशांत क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद किस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं, तो हिमालय आल्प्स पहाड़ी में ये क्या सर्वाधिक भूकंप आते हैं। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत क्या है, जो भी यहाँ नाम आया प्रत्यास्थ पुनर्संचलन, तो ये सिद्धांत क्या है। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता डॉक्टर एस एन रीड ने किया था, इसलिए इसे रीड का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार भूकंपों की यांत्रिक रचना चट्टानों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की चट्टानें रबड़ की तरह लचीली होती है। जब किसी स्थान पर चट्टानों पर तनाव बढ़ता है तब वे मुड़ जाती है, परंतु जब तनाव चट्टानों के लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाता है तो चट्टानें टूट जाती है और दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती है। विभाजन के कारण चट्टानों के खंडों के बीच दरार पैदा हो जाती है और दरार के दोनों ओर के चट्टान विपरीत दिशा में खिसक जाती है। इस भ्रंश क्रिया से चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि एक चट्टान है, ये टूट जाती है तो इसके दो भाग हो जाते हैं, वापस वो अपने यानी मिलना चाहते हैं, वापस एक ही चिपकना चाहते हैं, जिससे क्या होता है
तो भूकंप का उत्पन्न हो जाता है। जिसे प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। हिमालयी भूकंप क्षेत्र, उत्तरी मैदान या भूकंपीय क्षेत्र और दक्षिण के पठार का भूकंप क्षेत्र। इनमें सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो हिमालय भूकंप में क्षेत्र में आता है। किस पर्वत के निर्माण के समय स्पीडन के परिणाम स्वरूप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान में कई दरारें भ्रंश बन गई, जिसके कारण भूगर्भीय हलचलों से यह क्षेत्र शीघ्र कंपित हो जाता है? तो हिमालय पर्वत है। इसके निर्माण से भू संतुलन की दृष्टि से स्थिर भाग होने के कारण भारत के किस क्षेत्र में बहुत ही कम भूकंप आते हैं? तो दक्षिण का पठार में बहुत ही कम भूकंप आते हैं। जापान दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भूकंप का आना एक सामान्य घटना है। विश्व में प्रतिवर्ष आने वाले भूकंपों में से कितने प्रतिशत अकेले जापान में आते हैं? तो जापान में अकेले 20% भूकंप आते हैं। कई महाद्वीपों और महासागरीय प्लेटों जापान क्षेत्र है, जहां इसकी वजह से समूचे जापान में ज्वालामुखी और गर्म जल स्रोत है। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण जापान को किस अन्य नाम से बुलाया जाता है? तो इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी बुलाया जाता है। सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापित होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी की लहरों के पीछे वैसे तो कोई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती है। सुनामी का ज्यादा या विनाशकारी प्रभाव तटीय क्षेत्रों में पड़ता है या गहरे या बीच समुद्र में। तो जो सुनामी का ज़्यादा प्रभाव है तटीय क्षेत्रों में पड़ता है। गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें कम लंबी तथा कम ऊंची होती है। इस दृष्टि से गहरे समुद्र के जलपोत पर सुनामी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। गहरे समुद्र के विपरीत उथले समुद्र में सुनामी की तरंगें कई लंबाई कम होती चली जाती है तथा ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो यहाँ 15 मीटर से भी अधिक ऊंचाई होती है। परिणाम तटीय क्षेत्र में इससे भीषण तबाही होती है। सुनामी आमतौर पर किस तट पर सबसे ज्यादा आती है? तो प्रशांत महासागर तट पर सर्वाधिक आती है। सुनामी प्रशांत महासागर तट पर स्थित अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशियाई, इंडोनेशियाई, मलेशियाई तथा हिंद महासागर में स्थित म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। सुनामी लहरों की लंबाई 100 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। गहरे समुद्र में जहां समुद्र की औसत गहराई 4000 मीटर होती है, वहां भी सुनामी की लहरें किस गति से आगे बढ़ सकती है? तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ सकती है। वर्ष 2004 में भारत में आई सुनामी ने भयानक तबाही मचाई थी। वर्ष 2006 में आई सुनामी किस देश में भारी क्षति पहुंचाई थी? तो 2004 में तो भारत में आई थी और 2006 में भारी तबाही किस में मचाई थी? तो इंडोनेशिया में। भारत में दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, जिसमें भारी मात्रा में जान व माल की क्षति हुई थी। इस विध्वंस के बाद किस तंत्र में शामिल हो गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल हो गया था भारत। भारत के पूरी काकीनाडा, मच्छीपट्टनम, निजापट्टनम, वट्टापालयम, चेन्नई, पुडुचेरी, रामेश्वरम, थूथुकुडी, अलपुजा, चवर और कोच्चि को सुनामी से ज़्यादा खतरा है। ये शहर भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में कहाँ पर पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, जो भूकंप के तुरंत बाद सुनामी के बारे में समय पर चेतावनी दे सकने में सक्षम है? तो रंगाचंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र प्रशांत क्षेत्र के देशों को सुनामी की चेतावनी से संबंधित जानकारी देता है। यह केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होनोलुलु हवाई द्वीप है पर स्थित है। ये भारत में पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली तो कब विकसित हुई थी? भारत में 15 अक्टूबर 2007 को विश्व के सबसे आधुनिक भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली ITEWS प्रारंभ की है। इस प्रणाली से मिलने वाली जानकारी भारत पड़ोसी देशों को भी उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र बताएगी। हिंद महासागर में हर तरह की भूकंपीय हलचल को इससे सिर्फ 20 मिनट के आकलन पर निकटवर्ती क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध कराना संभव होगा। इस प्रणाली का संचालन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र,
हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। यह केंद्र अब क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता बन गया है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के करीब 25 देशों को सुनामी से संबंधित हिंद महासागर रिम देशों को सलाह देता है। डॉट क्या है? DART का पूरा नाम डॉप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी है। यह एक खास तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित जगहों पर फौरन सूचनाएं भेजी जाती है। डॉट के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, सोनोमीटर और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। सोनोमीटर से समुद्र तल में आए भूकंप से तीव्रता की जानकारी मिलती है, जबकि सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण के माध्यम से सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरों की चेतावनी भी दी जाती है। सुनामी चेतावनी केंद्र से ये दोनों यंत्र एक खास नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही समुद्र के अंदर कंपन होता है, तरंगों की सूचना तत्काल सुनामी चेतावनी केंद्र को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यह केंद्र उपग्रह से जुड़ा होता है, इसलिए पूरी दुनिया को तत्काल इस भयानक हलचल की जानकारी मिल जाती है। वर्तमान समय में सुनामी की चेतावनी तंत्र घटना को 8 घंटे पहले इसकी सूचना देते हैं। तो आज हमारी क्लास थी, ये स्थल मंडल से संबंधित थे। स्थल मंडल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। स्थल मंडल में चट्टान, मर्दा और ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने संपूर्ण कंप्लीट करा दिया। एक ही क्लास में आपको 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार फैक्ट मिलेंगे। तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपनी राय दे सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।